हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जिसे एमसी साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी कितनी फेजेज होती है तथा कौन से फेज में क्या होता है, तो उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में, यानी मासिक धर्म के बारे में। तो क्या होता है ये? तो प्रत्येक फीमेल में 28 दिन के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित ब्लीडिंग जो वेजाइना द्वारा शरीर से बाहर आता है वह ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक धर्म, जिसे अपन मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक फीमेल में 28 दिन का अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित ब्लीडिंग होती है जो कि वेजाइना के द्वारा बाहर निकलती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। यह प्राय यौनावस्था या यौनारंभ 12 से 16 वर्ष से प्रारंभ होकर रजोनिवृत्ति यानी 45 से 50 वर्ष तक प्रत्येक माह होता रहता है। यानी मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो प्रत्येक फीमेल में 28 दिन का अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित ब्लीडिंग होती है जो वेजाइना के द्वारा बाहर निकलती है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और जो इसकी शुरुआत कब होती है? तो यौनावस्था की जो शुरुआत होती है 12 से 16 वर्ष की एज में इसकी शुरुआत हो जाती है, तथा यह ख़त्म कब हो जाती है? क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद कब हो जाती है? वो 45 से 55 वर्ष की उम्र पर यह आना बंद हो जाती है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करते हैं, यानी मासिक धर्म हो गया। अब मासिक चक्र के बारे में बात करते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या होता है? तो दो आर्तव चक्रों या मासिक धर्म के बीच के अंतराल को या काल को मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, दो आर्तव चक्रों या मासिक धर्म के बीच के काल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, मासिक चक्र की जो औसत अवधि होती है वो 28 दिन की होती है, यानी 28 दिन में यह वापस रिपीट हो जाती है, यानी डबल आ जाती है। यानी लड़कियों में प्रथम समय ऋतुस्राव होने की अवस्था को, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आती है, यानी फर्स्ट एम साइकिल जो आती है, उसे मेनार्की कहा जाता है। तथा जनन काल के बाद, ठीक है, इसके स्वतः बंद होने को, यानी जब यह 45 से 55 वर्ष की फीमेल होती है तो उस एज में यह स्वतः बंद हो जाती है, तो उसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट साइकिल मेनार्की, लास्ट मेनोपॉज। ठीक है, अवधि 28 डे की। ठीक है, दो मासिक धर्म के बीच के अंतराल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब इसकी कितनी फेजेज होती है? तो मासिक चक्र की निम्न 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। इसकी निम्न 4 फेजेज होती हैं। सबसे पहली फेज होती है जिसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री का मतलब होता है पहले, मेंस्ट्रुअल फेज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले की अवस्था। तो इसमें क्या होता है? यह मासिक धर्म शुरू होने से 2 दिन पूर्व की अवस्था होती है। कोई आपसे पूछे प्री मेंस्ट्रुअल फेज कब की अवस्था है, तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म शुरू होने से 2 दिन पहले की अवस्था है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का अभाव होता है। यानी इस अवस्था में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहते हैं उनका अभाव पाया जाता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? परिणाम में घटना शुरू हो जाता है एवं एंडोमेट्रियम में खून की कमी होने लग जाती है व वह सिकुड़ने लग जाती है। अब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है वो ओवरी के द्वारा किया जाता है। अब इन दोनों का अभाव होता है, जिससे क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम का जो परिमाण रहता है, जो कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, वो घटना शुरू हो जाता है तथा एंडोमेट्रियम में खून की कमी होने लग जाती है तथा वह सिकुड़ने लग जाती है और यह फेज समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज की बात करें, वो है मेंस्ट्रुएशन फेज या ऋतु स्रावी या आर्तव प्रावस्था, जिसे अपन मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो यह इससे पूरी रिलेटेड होती है। यह अवस्था ऋतुस्राव होने के प्रथम दिन से 5वें दिन तक चलती है, यानी 1 से 5 दिन इसकी अवधि होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी होने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में कमी होने से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे गर्भाशय संकुचित होकर उसमें संचित रक्त बाहर निकलता रहता है। क्या होता है? इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो
एक्टिव हो जाती है, जिसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो यूट्रस होती है उसकी जो बाहरी परत होती है एंडोमेट्रियम, वो नष्ट होने लग जाती है, तो उससे रक्त बाहर निकलने लगता है। ठीक है, रक्त के साथ एंडोमेट्रियम की दीवारें छोटे छोटे भागों में निकलती हैं। जो एंडोमेट्रियम होती है वो धीरे धीरे निकलने लग जाती है, झड़ने लग जाती है ऑक्सीटोसिन के कारण, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, आधारी भाग यथावत रहता है। जो उसकी बेसल लेयर रहती है, एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, फंक्शनल लेयर, दूसरी होती है आधार लेयर। आधार लेयर तो ऐसी कैसी रहती है। ठीक है, और फंक्शनल लेयर का लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होने के कारण अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि यानी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अधिक एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है तो अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और अधिक स्रावित करने का कार्य करती है, और इसके बाद मासिक धर्म की दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आतंक चक्र में बड़ी संख्या में डब्ल्यूबीसी होती है जो कि यूट्रस को संक्रमण से बचाती है। ठीक है, यानी आतंक चक्र में बड़ी संख्या में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हो जाती है, संख्या में एकत्रित हो जाती है, जो कि गर्भाशय को संक्रमण होने से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये होगी मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें 1 से 5 दिन की इसकी अवधि होती है। प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी होती है, जिससे ऑक्सीटोसिन सक्रिय हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और जो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे एंडोमेट्रियम से खून निकलता है, तो एंडोमेट्रियम झड़ने का कार्य करती है। उसके बाद जो होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में कमी होने के कारण अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर देखी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रफल्ली अवस्था या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म के 5वें दिन एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक हो जाती है, यानी मासिक धर्म 1 के 5वें दिन ही 5वें दिन क्या होता है, एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक हो जाती है, यानी 1 से 5 दिन तक वो झड़ जाती है। उसके बाद 5वें दिन ये वापस ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 6वें दिन से लेकर 14वें दिन तक एंडोमेट्रियम होने वाले सभी परिवर्तन, अब 6वें दिन से लेकर 14 दिन तक एंडोमेट्रियम होने वाले सभी परिवर्तन प्रफल्ली प्रावस्था के अंतर्गत होते हैं, यानी प्रोलिफरेटिव फेज के अंतर्गत होती है, जिसकी अवधि कितनी होती है, 6 से 14 दिन की होती है। इस प्रावस्था में पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रखंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करता है, यानी इस अवस्था में क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर जो पार्ट होता है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करता है, जिससे डिंब ग्रंथि फॉलिकल्स यानी जो डिंब ग्रंथि रहती है वो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, जिससे परिपक्व हो जाता है, यानी एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित हुआ, जिससे ओवेरियन फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम धीरे धीरे अधिक मोटी और वाहिकामयी हो जाती है। जब रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा उच्च स्तर पर पहुंचती है तो एफएसएच का और अधिक स्रावन रुक जाता है, यानी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वो एफएसएच को रोककर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावन प्रारंभ कर देती है। अब जो एलएच क्या करेगा, 14वें दिन अंडोत्सर्ग कर देगा, यानी डिंब का उत्सर्जन करने का कार्य कर देता है, यानी ओव्यूलेशन करता है, जिसके साथ ही अप्रावस्था समाप्त हो जाती है। 14 दिन क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन का कार्य कर देता है, जिसके साथ ही यह जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है समाप्त हो जाती है। इसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, ये 6 से 14 दिन तक की अवधि होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम ठीक होने का कार्य करती है तथा ओवेरियन फॉलिकल्स परिपक्व हो जाते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मोटी बनाने का कार्य करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एफएसएच का सिक्रेशन रोककर एलएच का सिक्रेशन बढ़ा दिया जाता है, और एलएच क्या करता है, 14 दिन अंडोत्सर्ग का कार्य कर देता है। इस प्रकार यह अवस्था समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट फेज आती है जिसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। अब नेक्स्ट फेज आती है सेक्रेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन होने के बाद डिंब ग्रंथि यानी जो ओवरी ग्लैंड होती है फॉलिकल्स को अस्थिरित करने वाली कोशिकाएं एलएच के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है।
यानी जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद जो फॉलिकल्स बचे होते हैं, यानी जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है, जिनसे ओव्यूलेशन होने के बाद वह क्या करती है, एलएच हार्मोन के प्रभाव से जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद ओव्यूलेशन ओवम तो बाहर निकल जाता है और जो फॉलिकल्स बच जाते हैं उनके द्वारा क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, यानी कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। यानी डिम्ब ग्रंथि फॉलिकल्स जिसे अपन बोलते हैं, जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं इसे, तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, एलएच के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाते हैं ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कर देता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम का विकास पूर्ण हो जाता है, यानी एंडोमेट्रियम और अधिक विकसित हो जाती है। यानी एस्ट्रोजन की वजह से तो और अधिक होती थी सही, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से और अधिक विकसित हो जाती है। एंडोमेट्रियम की मोटाई प्रोलिफरेटिव फेज की अपेक्षा दुगनी हो जाती है और ग्लाइकोजन अन्य एंजाइम स्रावित करती है, अन्य एंजाइम स्रावित होते हैं, जिससे निषेचन डिम्ब का पोषण होता है। यानी निषेचित जो ओवम होता है, यानी फर्टिलाइज ओवम होते हैं, उसको यह पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। या यदि ओवम यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे ये पोषण प्रदान करती है। और यदि डिम्ब निषेचित नहीं होता है, यानी अंडा जो रहता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है और इसके प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है तथा एंडोमेट्रियम की दीवारें सिकुड़ने लग जाती है और प्री मेंस्ट्रुअल फेज आरंभ हो जाती है। यानी कहना चाहता है कि अगर फर्टिलाइज ओम हो जाता है तो उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है एंडोमेट्रियम। यदि फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव जो होता है वो रुक जाता है और कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लग जाती है और एंडोमेट्रियम की दीवारें सिकुड़ने लग जाती है और वो फिर वहाँ से एंडोमेट्रियम से ब्लड निकलने लग जाता है और ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज आरंभ हो जाती है। इस प्रकार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है।